नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधज क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर में इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के क्लास हम अब कंटिन्यू कर चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं। इससे पहले हमने सिलेबस को डिस्कस कर चुके थे इससे पहले वाले पार्ट में, अर्थात कि पार्ट 1 में दोस्तों हमारा सिलेबस एनालाइज हो चुका था, जिसमें हमने ये देखा था कि इस पूरी सीरीज में हमें किस प्रकार से टॉपिक वाइज टॉपिक इस पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट हम करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये जो सेशन है आज का, ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ बीए सेकेंड ईयर ही नहीं, बीए के अलावा दोस्तों बीए, बीकॉम, बीएससी या बीबीए, है ना, इन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो बेसिक लैंग्वेज को लेकर के जो पेपर होते हैं वो सेम ही होते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। क्लियर है? तो दोस्तों, इसी के साथ में आज हम जो सेशन स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत फाउंडेशन कोर्स में पार्ट 2 पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें डैफोडिल्स, जो कि हमारी पहली यूनिट का पहला ही टॉपिक है। और जैसा कि हमने देखा था कि फर्स्ट यूनिट में हमें कुछ पॉइंट्स वगैरह दी गई है, आगे चल के मैं आपको दिखा देता हूं। आगे चल करके ये देखिए दोस्तों, फर्स्ट यूनिट में हमें कुछ पॉइंट्स दी गई है। फर्स्ट यूनिट में 5 टॉपिक है, अर्थात कि 5 पोइम है, और पांचों पॉइंट्स को लेकर के ही आपसे यहां पर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि सब्जेक्टिव भी होंगे और ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपसे यहां से पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो मैंने जो है इसको एक सोचा है कि जिस तरीके से, देखिए, जैसे कि आपको कॉलेज में पढ़ाया जाता है, क्या किया जाता है कॉलेज में, जैसे एक पोइम है, तो अगर पोइम को अगर आपको बेहतर तरीके से आपको समझा दिया जाए तो उस पोइम से चाहे कहीं से भी फिर कोई क्वेश्चन बने, आप उस क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर पाते हैं, है ना। तो वही प्रयास दोस्तों मैंने आज यहां पर किया है, और इसी के साथ साथ में आज हम पोइम्स को तो समझेंगे ही, पॉइंट्स जो हमारी पॉइंट्स है उसको तो समझेंगे, साथ ही साथ दोस्तों हम इसमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और साथ ही साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर पर भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका पार्ट पूरी तरह कंप्लीट हो जाए, है ना। कोई उसमें गैप ना रहे, कोई छूटा हुआ ना रहे। ऐसा नहीं हो कि सर आपने पॉइंट तो समझा दी बट आपने क्वेश्चन आंसर नहीं बताए हैं। तो मैं कुछ मॉडल रूप से, अर्थात कि बेसिकली तो आपके इस पार्ट में 40 से 45 क्वेश्चन आंसर है दोस्तों, तो सभी को अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, लेकिन उसी में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहां पर लेकर आ चुका हूं, जैसे आपको समझानी है। साथ ही साथ में दोस्तों 20 से 25 कुछ एमसीक्यू अर्थात कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, जिस पर हमें यहां पर डिस्कस करना है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। जैसा कि मैं बता चुका हूं आप लोगों को, फर्स्ट यूनिट का पहला ही टॉपिक है दोस्तों डैफोडिल्स, ठीक है ना। डैफोडिल्स ये एक पोइम है, इस पोइम को समझेंगे, ठीक, क्लियर है। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन डायरेक्टली। अब यहां पर हमारे आज के सेशन की एक विशेषता क्या है दोस्तों, वो मैं आपको दिखा देता हूं। वैसे तो जब आप इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप इसकी विशेषता आप खुद ही समझ लेंगे क्या विशेषता है। देखिए, सेकेंड ईयर की आपकी बुक में इंग्लिश में जो पार्ट दिया गया है उसमें हिंदी पार्ट नहीं था। मैंने इसको ट्रांसलेट करके दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए इसको और आसान बनाने का प्रयास किया है। जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश नहीं आती है, जो इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, उन दोस्तों के लिए भी आज ये सेशन बहुत इजी हो जाएगा, है ना। और जिनका इंग्लिश मीडियम है उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है, जिनको प्रॉब्लम आती है इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना या इंग्लिश को हिंदी में समझना, उसमें जो प्रॉब्लम आती है, उनके लिए वो ये आज का जो सेशन है ये एक खास सेशन होने जा रहा है। आइए दोस्तों, तो जो पोइम है, अब यहां पर स्टार्टिंग क्या करनी है दोस्तों, देख समझिए इस चीज को कि ये जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, इसमें 5 पोइम्स दी गई है और पांचों पोइम्स को आपको समझना है। प्रत्येक पोइम से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे वो उस पोइम से ही संबंधित होंगे, है ना। और जैसा कि मैंने आपको इसके सिलेबस एनालिसिस के पार्ट में बताया था आप लोगों को कि इस पोइम वाले पार्ट से आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन सबसे बड़ा पार्ट आपका यही है दोस्तों, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आंसर आपके इसी से आते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों एक जो पोइम है, पोइम का नाम है डैफोडिल्स, पोइम का नाम है डैफोडिल्स। हालांकि मैंने इसकी पिक्चर नहीं लगाई है। डैफोडिल्स और कुछ नहीं बल्कि एक फ्लावर है। क्या है? एक फ्लावर का एक पौधा है ये, मान लीजिए, ठीक है ना। तो उस पर ही पूरी ये पोइम्स लिखी गई है। कभी पोइम्स फ्लावर्स को देखता है, डैफोडिल्स को देखता है, उसको देख करके उसके अंदर क्या क्या विचार आते हैं, किस स्थिति में वो देखता है और उससे क्या प्रेरणा प्राप्त करता है, वो सारी कहानी दोस्तों इस पोइम में लिखी गई है, जिस पोइम को आपको बेहतर तरीके से समझना है और इस पोइम्स के आधार पर ही आपको कुछ क्वेश्चनों के आंसर भी देने हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर देखिए इसको इजी देखिए, एक बात मैं आपको और एडिशनली बता दूं,
कि जो जैसे मान लेते हैं कि ये फर्स्ट टॉपिक है आपका, है ना, और इसी फर्स्ट टॉपिक को अगर आप बेहतर तरीके से समझते हैं तो इस फर्स्ट टॉपिक के कारण आपका सेकंड, थर्ड या कहें कि अंत तक जो टॉपिक आने वाले हैं वो सब इजी होते चले जाते हैं। और हम गलती क्या करते हैं कि किसी टॉपिक को बेहतर तरीके से मतलब पूरे विस्तार से समझने की जगह हम उसको शॉर्ट फॉर्म में करने का प्रयास करते हैं कि सिर्फ पास तो होना है। पास होने की जो भावना होती है ना दोस्तों, ये बड़ी डेंजर फीलिंग है हमारे अंदर, बहुत डेंजर। क्यों? उसका रीजन ये होता है कि पास होने के लिए शॉर्ट करके उसको सिर्फ पास होने के पर्पज से हम उसको उतना याद कर लेते हैं, लेकिन उसके भाव को समझने का प्रयास नहीं करते। और इसी का परिणाम होता है कि हम ग्रेजुएट होने के बाद भी ग्रेजुएट एक्चुअल में नहीं हो पाते। एक कागज का एक टुकड़ा, एक डिग्री तो हमारे पास होती है, लेकिन वास्तविक रूप से क्या हम ग्रेजुएट है वो नहीं हो पाता। चलिए छोड़िए, ये कभी और बात करेंगे। आज हम डायरेक्टली बस अब सेशन पर ही चर्चा होगी हमारी। आइए दोस्तों, पहले पोइम को पढ़ेंगे, पोइम को भाव के साथ समझते हुए चलेंगे, ठीक है ना। आइए शुरू करते दोस्तों, मेरे साथ पढ़िए आप लोग। While wandering lonely on the lake like a lonely cloud, the poet saw thousands of daffodils flowers. They were fluttering and dancing in the wind like stars shining in the sky and looking brilliant. The daffodils looked elegant in the endless line. They were dancing spritely. Their sight made the poet's that perky. He felt elated and sang the beauty of daffodils with romantic fiercely. अब इसको समझिए दोस्तों, क्या कहने का प्रयास किया गया यहां पर देखिए। While wandering lonely on the lake like a lonely cloud, जब कभी झील पर टहल रहे थे, समझिए कि झील पर टहल रहे थे, उस समय उन्होंने अपने आप को उन बादलों की तरह महसूस किया, लोनली क्लाउड, उन अकेले बादलों की तरह महसूस किया जो कि झील के ऊपर तैर रहे थे। वंडरिंग, है ना। तो पोइट, कवि, सो थाउजेंड्स ऑफ डैफोडिल्स फ्लावर्स, उस समय कवि ने हजारों की संख्या में डैफोडिल्स के फ्लावर्स देखे। दे वर फ्लूटरिंग एंड डांसिंग इन द वाइंड, जो कि हवा में झूम रहे थे, डांस कर रहे थे, जैसे कि स्काई में, आकाश में, लाइक स्टार शाइनिंग इन द स्काई, जैसे कि आकाश में स्टार, है ना, स्टार, तारे चमक रहे थे, लुकिंग ब्रिलियंट, उनकी तरह शानदार दिख रहे थे। द डैफोडिल्स लुक द एलिजेंट इन द एंडलेस लाइन, जब कभी उन डैफोडिल्स के पौधों को देख रहा था, फ्लावर्स को देख रहा था, तो उनका कोई अंत नहीं था, वो एंडलेस थे। दे वर डांसिंग स्प्रिक्टली, वो बहुत ही तेज डांस कर रहे थे, लहरा रहे थे। देयर साइट मेड द पोइट्स हार्ट स्पर्की, उन्होंने कवि को, उन लहराते हुए डैफोडिल्स के फ्लावर्स ने कवि के मन को द्रवित कर दिया, खुश कर दिया, है ना। तो ही फेल्ट इलेटेड एंड sang द ब्यूटी ऑफ डैफोडिल्स विद द रोमांटिक फेरेशियोलॉजी। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखिए यहां पर एक बात याद रखना कि जो टर्म मैंने हाईलाइट की हुई है ना, इस टर्म को आप, इन जो वर्ड है इनका हिंदी अर्थ भी आप याद कर लीजिएगा, जिससे कि पोइम इजी हो जाएगी। मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि जो विशेष वर्ड थे, लेकिन आपके अकॉर्डिंग देखिए, ऊपर इंग्लिश है, नीचे हिंदी दी गई है, इसको पढ़ के और आप इसको कौन से शब्द आपको याद नहीं है, जो शब्द याद नहीं है उनका हिंदी अर्थ भी आप अगर याद कर लेंगे तो ये पोइम आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको दोस्तों करना क्या, देखिए कि इसको इंग्लिश में पढ़ना है। एक पैराग्राफ इंग्लिश में पढ़ा आपने, उसके तुरंत बाद में एक पैराग्राफ हिंदी का पढ़िए। अगर आप हिंदी मीडियम से स्टूडेंट है और आपको अगर इंग्लिश समझ नहीं आती है तो, और अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। सिर्फ पोइम को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद उसका क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों मेरा दोनों स्टूडेंट्स के लिए यही यहां पर यही प्रयास किया है ताकि किसी को भी ये डिफिकल्ट ना लगे, आप दोनों के लिए इजी हो जाए, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए इजी हो जाए। तो दोस्तों इस पोइम का अर्थ क्या हुआ, यहां से यहां तक का क्या हुआ कि कवि जो है झील के किनारे पर टहलते हुए कुछ डैफोडिल्स के फ्लावर्स को देखते हैं और उनको देख करके वो खुश हो जाते हैं। उससे पहले वो नर्वस थे, अकेले टहल रहे थे, है ना, उनके अंदर एक जो है एक अकेलापन सा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने डैफोडिल्स के फ्लावर्स को देखा तो उनको देखा और वो जो है
जिस तरह से आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, है ना, उनकी तरह डेफोडिल्स का जो एंडलेस लाइन थी, जो रो थी, है ना, वो महक रही थी, या कहें कि वो झूम रहे थे। और उनको झूमते हुए देखकर कवि का हृदय परकी हो गया, मतलब कि द्रवित हो गया, है ना। उन्होंने सोचा, ही फेल्ट इलेक्टेड, और सैंग देखिए क्या हुआ कि वो बहुत खुश हुआ और उसने डेफोडिल्स की सुंदरता को रोमांटिक वाक्यांशों के साथ में गाने लग गए। सैंग क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, ये सिंग सॉन्ग है ना, उसकी थर्ड फॉर्म है सैंग, ठीक है ना। तो वो उन्होंने जो सुंदरता थी डेफोडिल्स फ्लावर्स की, उसकी सुंदरता को उन्होंने रोमांटिक भाव से उनको गाना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। अब इतना इस पार्ट समझ गए आप लोग। चलिए इसके अगला पार्ट है दोस्तों, देखिए अगला पार्ट, इसको कंप्लीट लेवल समझेंगे, समझने के बाद इसके क्वेश्चन लगाएंगे, तो हमारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे, फिर हमको प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके आंसर करने में। देखिए आगे है, द पोइट गैज्ड द डेफोडिल्स फॉर सम टाइम। गैज्ड का अर्थ होता है दोस्तों टकटकी लगाकर देखते रहना, घूरना, है ना। तो कभी जो है डेफोडिल्स को कुछ समय तक इसी प्रकार से घूरते रहे, मतलब एकदम चौकर, एकदम शॉक्ड हो गए वो। जैसे अचानक से उन्होंने डेफोडिल्स के फ्लावर्स को देखा तो उनकी सुंदरता को देख करके वो एकदम दम से रह गए, दंग हो गए, तो वो टकटकी लगा करके देखते रहे। द फ्लावर्स वर डांसिंग मोर विगोरसली, मोर रोमांटिक देन द स्पार्किंग वेव्स इन द लेक। तो तालाब में अर्थात उस झील में जो लहरें उठ रही थी, उन लहरों से भी ज्यादा चमकदार और रोमांटिक लग रहे थे वो फ्लावर्स, है ना। तो द कंपनी ऑफ द फ्लावर्स मेड हिम जॉयस। तो कवि का जो अकेलापन था उसको इन फ्लावर्स की सुंदरता ने, या कहें कि इन फ्लावरों की संगति ने कवि को पूरा जॉयस कर दिया। जो एकांकीपन था उसको समाप्त करके, उसको खत्म करके, और दोस्तों उसको कवि को आनंदित कर दिया। क्या कर दिया? कवि को आनंदित कर दिया, ठीक है। ही गेज्ड एंड गेज्ड, वो लगातार उनको देखते रहे। ही थॉट, उन्होंने सोचा, वेरी साइट ऑफ द फ्लावर्स वाज प्रेशियस ऑफ हिम। क्या सोचा उन्होंने? वेरी साइट ऑफ द फ्लावर्स वाज प्रेशियस ऑफ हिम। उसने सोचा कि फूलों को देखने से ही उनको अनमोल, वो देखने में पर ही वो अनमोल अनमोल लगते हैं मोर प्रेवियस देन द गोल्ड और ज्वेल्स। जो ज्वेलरी होती है, जो गोल्ड है, उससे भी, सोने से भी ज्यादा कीमती उनका वो अनुभव था, जिस अनुभव को वो प्राप्त उनको देख करके कर रहे थे। उन्होंने आध्यात्मिक संपदा, इनको देख करके उन्होंने आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वेल्थ को प्राप्त किया। किसको प्राप्त किया? स्पिरिचुअल वेल्थ को प्राप्त किया, है ना। यहां पर उनका कहने का अर्थ क्या है? वो लगातार कंटिन्यू देखते रहे। देखने के बाद में उनको महसूस हुआ कि जिस प्रकार से ये चमचमा रहे हैं, जो इसकी सुंदरता बिखर रही है चारों ओर, ये तालाब में उठने वाली झील, जो वो लेक थी ना, जो झील थी, उस झील में जो लहरें उठ रही थी वेव्स की, उन लहरों से भी ज्यादा तीव्र चमचमा रहे थे, तीव्र महक रहे थे, है ना, और तीव्र और उससे भी ज्यादा सुंदर वो लग रहे थे, जिन्होंने कवि के मन को पहले के एकांकीपन से बाहर निकालकर उन्हें द्रवित कर दिया, खुश कर दिया। और ये सब देखते हुए ही कवि को महसूस होता है कि फ्लावर्स, ये जो डैफोडिल के फ्लावर्स है, इनकी सुंदरता सोने या चांदी से भी ज्यादा कीमती है, ज्यादा अनमोल है। आई होप यहां तक का क्लियर होगा, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट है दोस्तों, द पोइट रिटर्न्ड होम। कवि घर आते हैं एट नाइट, रात में, when he was trying to sleep, जब वो सोने का प्रयास करते हैं, तो the picture of the daffodils flashed in the mind। तब जब वो सोने का प्रयास करते हैं तो वही जो नजारा उन्होंने डेफोडिल्स का देखा था, वो नजारा उनके दिमाग में बार बार ब्लिंक करता है, बार बार फ्लैश करता है ना। सडनली ही फॉरगेट हिज द वरीज। वो सारी चिंताओं को, जैसे ही उनको डेफोडिल्स की याद आती है, जैसे ही वो नजारा उनके दिमाग में आता है, वो अपनी सारी चिंताएं भूल जाते हैं। ही हर्ट डांस, उनका मन खुशी के मारे नाचने लगता है। जैसे उनको डेफोडिल्स की याद आती है, उनका मन खुशी से नाचने लगता है, और उनके आंखों से, उनके दिमाग से वो नजारा, अर्थात कि वो जो लुक था उसका, डेफोडिल्स का, है ना, वो भुला कर भी वो नहीं भूला पा रहे थे।
क्लियर है? तो दोस्तों इस प्रकार से ये 3 पार्ट में छोटी सी पोइम थी जिसको आपने समझा है। ये थर्ड वाली रो का भी मैंने, ये थर्ड वाले पार्ट का भी मैंने दोस्तों यहाँ पर ऊपर जो है नेक्स्ट स्लाइड में हिंदी का ट्रांसलेशन दिया है, आप लोग पढ़ करके इसको आसानी से समझ लीजिएगा। अब दोस्तों देखिए सुनिए, एक बात और मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं कि सबसे पहले आपको ये पोइम पढ़नी है, पोइम को पढ़ते हुए समझते हुए चलना है, उसका मतलब समझते हुए चलना है। अगर आप पोइम का मतलब समझते हुए आगे बढ़ेंगे ना, तो ये मान लीजिएगा 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं ना, तो 5 क्वेश्चन का जवाब तो आपने बिना पढ़े आप उसको दे सकते हो, अगर आप पोइम को समझ लेते हो तो। और ये आप बहुत बड़ी भूल करते हो, भूल ये करते हो कि आप ये मानकर चलते हो कि सर हमें इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, है ना। ये संभव नहीं है दोस्तों। आप सेकेंड ईयर में हो तो आपको ये, आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, आती है, और इतनी आती है कि आप अपना काम चला ले जाओगे। आपने 10th पास किया है, आपने 12th पास किया है, फर्स्ट ईयर निकाल करके आए हो, क्या उसमें इंग्लिश नहीं थी? थी, है ना। तो दोस्तों आज आप जो है पूरा प्राप्त करने का प्रयास करते हो, और एग्जाम में आप उतना करने का प्रयास करते हो जिससे आपका काम बन जाए। उस समय आप सब कुछ भूल जाते हो एग्जाम में आंसर राइटिंग करते वक्त। डोंट वरी, वहां पर अपने आप सब कुछ याद आएगा। बस ये है कि आप इसको समझते हुए पढ़ते रहिए, इंग्लिश कैसे करनी है, कैसे लिखना है, कंटिन्यू इसको एक विस्तार दीजिए, धीरे धीरे आपको अपने आप आने लगेगी, अलग से आपको सीखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? तो दोस्तों अब मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको जो ये पोइम थी, है ना, डैफोडिल्स फ्लावर्स वाली, ये पोइम आपको कंप्लीटली समझ आ चुकी है। ये तीन पैराग्राफ में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये 3 पैराग्राफ में। ये तीनों पैराग्राफ आसान थे दोस्तों, कोई डिफिकल्ट नहीं थे। अगर ये समझ गए हैं तो अब ये क्वेश्चन आंसर वाले सीरीज आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आंसर में भी मैंने दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के लिए हिंदी डाल दी, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन रहे ही नहीं, है ना। और ये सारी नोट्स आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है, कोई चार्जेस नहीं होता यहाँ पर। आइए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। When did the poet see daffodils? अब की देखिए कितना आसान है। क्या कहा कि जब कवि ने, माफ कीजिएगा, कवि ने डैफोडिल्स को कब देखा। क्या लिखा हुआ है? When मतलब कब, poet अर्थात कवि, see the daffodils, तो कवि ने डैफोडिल्स को कब देखा। कब देखा कवि ने डैफोडिल्स को? जब वो झील के किनारे पर एक अकेले बादल की तरह घूम रहे थे, मतलब एक अकेले घूम रहे थे, तो अचानक से उनको डैफोडिल्स की एक क्राउड नजर आई, जो कि अनंत थे, असंख्य थे। अनंत तो नहीं कहेंगे, असंख्य थे, उनको गिना नहीं जा सकता था, है ना। असंख्य पौधों की अर्थात डैफोडिल्स की एक भीड़ दिखाई दी उनको। तो लिखिए, when the poet was wandering like a lonely cloud, जब पोएट कवि घूम रहे थे, कहां पर? तालाब पर, झील पर अकेले बादल की तरह। ही सॉ, उन्हें देखा, क्राउड ऑफ द गोल्डन डैफोडिल्स, तब उन्होंने सुनहरे डैफोडिल्स की एक भीड़ को देखा। क्राउड, भीड़। अब बताइए क्या इस क्वेश्चन का आंसर देना कोई डिफिकल्ट था? क्या याद रखना है इसमें, कितना याद रखना है? When the poet was wandering, जब वो टहल रहे थे, ये तो आप पोइम में समझ चुके हैं। लाइक अ लोनली क्लाउड, अब इतना तो कुछ करना ही नहीं आपको यहां तक तो, है ना। He saw, उन्होंने देखा, the crowd of golden daffodils, that's all, the crowd of golden daffodils, बस इतना ही तो पार्ट आपको याद करना है। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what does the poet compare the daffodils with? समझिए, शब्दों को पकड़िए यहां पर। what does the poet, कवि, क्या लिखा हुआ है? कंपेयर द डैफोडिल्स विद, शब्दों को, नहीं इंग्लिश आती ना तो भी प्रॉब्लम नहीं है, शब्दों को पकड़ लीजिए। कंपेयर मतलब क्या? कंपैरिजन करना। कवि डैफोडिल्स फ्लावर्स का किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, किसके साथ तुलना कर रहे हैं? तो उन्होंने अपने पोइम में पढ़ा होगा कि जो डैफोडिल्स हैं वो आकाश में चमकने वाले तारों से भी ज्यादा सुंदर लग रहे थे। तो किससे तुलना की थी उन्होंने? आकाश में चमकने वाले तारों से। स्टार इन द स्काई, द पोएट कंपेयर द डैफोडिल्स विद द स्टार्स दैट शाइन इन द स्काई, उन तारों के साथ में जो आकाश में टिमटिमा रहे थे, शाइनिंग कर रहे थे, चमक रहे थे। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, व्हाट डज द पोएट से अबाउट द नंबर ऑफ फ्लावर्स? क्या लिखा हुआ है कि कवि जो है, कवि ने कितने फ्लावर्स को देखा, या कहें कि
फूलों की संख्या के बारे में कवि ने क्या कहा, कितनी संख्या थी? तो ये हालांकि आपने पोइम में नहीं देखा, उन्होंने क्या कहा था? एंडलेस। पोइम में देखा था ना, एंडलेस वाले एक वर्ड था, एंडलेस, जिनका कोई एंड नहीं था, लंबी लंबी कतारें, लंबी लंबी पंक्तियां, लाइन, है ना, एंडलेस लाइन की तरह चल रही थी, तो बहुत सारे थे। एक सेकेंड फ्रेंड्स, हेलो, मैं कॉल करता हूं ना अभी क्लास में। सॉरी दोस्तों, अर्जेंट कॉल था। आइए, क्या कहा यहां पर? व्हाट डज द पोइट से अबाउट द नंबर ऑफ फ्लावर्स? नंबर ऑफ फ्लावर्स, तो जो डेफोडिल्स फ्लावर्स थे उनकी संख्या के बारे में कवि ने क्या कहा? तो कवि कहते हैं, क्या लिखा हुआ है देखिए, द पोइट सो दैट देयर वर इननंबरेबल, इननंबरेबल वर्ड को तोड़िए, समझिए, इननंबरेबल, नंबरेबल मतलब जिनको गिना जा सके, और उसके अगर इन लगा दोगे ना तो क्या हो जाएगा? जिनको नहीं गिना जा सके, इननंबरेबल, है ना। क्या वर्ड है यहां पर? ये इननंबरेबल। तो कवि ने कहा, कवि ने क्या कहा दोस्तों? उन्होंने इननंबरेबल कहा है इनको। डेफोडिल्स इन द लेक, की तालाब पर अर्थात झील पर जो डेफोडिल्स है वो इननंबरेबल है, जिनको गिना नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, बट एट अ ग्लैंस, लेकिन एक समय में ही कुड सी 10,000 ऑफ देम, कि वो एक समय में, एक नजर में वो कम से कम 10,000 फ्लावर्स को देख सकते हैं। गिना नहीं जा सकता, है ना, इननंबरेबल है, लेकिन बट एट अ ग्लैंस ही कुड सी 10,000 ऑफ देम, 10,000 वो एक बार में देख सकते हैं। अब बताइए दोस्तों, पोइम पढ़ने के बाद में क्वेश्चन का आंसर देना कितना इजी हो गया है? अब ये सारे क्वेश्चन नए नहीं लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने पोइम को अच्छे से समझ लिया है। और हम प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम यही है, हम गलती यही करते हैं, जब हम पढ़ते हैं ना तो उसकी कहानी को, यार देखिए पोइम दी गई है आपको, जब पोइम नहीं पढ़ेंगे तो आप आंसर, तो आपको फिर क्वेश्चन आंसर नए लगेंगे ही, और आपको खुद पता नहीं चलेगा कि कवि ने क्या देखा, हमें क्या पता क्या देखा। लेकिन पोइम पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या देखा था, ठीक है ना। आइए, एक क्वेश्चन है दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट भी है और बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ये है कि हाउ डज वी नो दैट दिस शो ऑफ द डैफोडिल्स हैड अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन द पोइट? क्या कहने का प्रयास किया गया है इस क्वेश्चन में कि हमें ये कैसे पता चला? एक मिनट पेन लेते हैं। हमें यह कैसे पता चलता है, पोइम को पढ़ के ये कहें कि हमें ये कैसे पता चला कि दिस शो, इस शो का ऑफ का, तो इस शो का डैफोडिल्स हैड अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन द पोइट, कवि पर इन डैफोडिल्स ने लंबे समय तक कैसे कवि को प्रभावित किया, ये हमें कैसे पता चला? समझिए क्वेश्चन को, ये हम कैसे जान पाए कि डैफोडिल्स के इस शो ने, जो उन्होंने देखा तालाब झील पर, उस शो ने कवि को लंबे समय तक कैसे प्रभावित किया? कैसे पता चला हमको ये? अब ये ऐसे पता चला कि कवि ने कुछ शब्द कहे होंगे, उस शब्दों को पकड़ा हमने, उससे पता चला। देखिए कैसे, आइए क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। द पोइट गिव अस अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द डैफोडिल्स। कवि ने हमें डैफोडिल्स का, कवि ने डैफोडिल्स का एक सजीव वर्णन किया है। विविड डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है? सजीव वर्णन, मतलब काफी विस्तार से वर्णन किया है, बहुत अच्छे से पूरे आत्मा से उन्होंने उसका वर्णन किया है ना। एंड द प्लेस वेयर ही सॉ देम, और जहां पर उन्होंने उनको देखा, द पोइट ऑल्सो मेंशन, और वहीं पर कवि ने हमको बताया भी है कि when he saw the daffodils, जब उन्होंने डैफोडिल्स को देखा, he didn't realize wealth of experience, जब उन्होंने देखा तो उस समय वो उसके मोल को, अर्थात उसकी वैल्यू को समझ नहीं पा रहे थे। किसकी? डैफोडिल्स की वैल्यू को नहीं समझ पाए थे जब उन्होंने उसको देखा। कहा था ना कि उसकी तुलना उसने की थी किससे? सोने और चांदी से भी ज्यादा अनमोल था वो नजारा। कवि ने कहा था ना, पोइम में पढ़ा था हम लोगों ने, लास्ट थर्ड पैराग्राफ में,
है ना, याद आ रहा ना। तो वहां से दोस्तों देखिए कि कवि ने हमको बताया था, मेंशन किया था उसमें अपनी पोइम में कि ही सो, जब उन्होंने डैफोडिल्स को देखा तो वो एकदम से उसकी वैल्यू को, मतलब वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव का जो मोल था ना, उसको वो समझ नहीं पाए थे, अनुभव की जो पूंजी थी उसको समझ नहीं पाए थे। लेकिन ही हैड एक्यूमुलेटेड, वो नहीं समझ पाए थे, वो ठीक है, लेकिन हाउएवर लेटर ऑन, जब, लेकिन बाद में, हालांकि बाद में, लेटर ऑन अर्थात कि बाद में, व्हेन ही सैट इन द थॉटफुल मूड, विचार मग्न, लेकिन बाद में जब वो विचार मग्न होकर के बैठे, विचार मग्न होकर के बैठे, तो इमेज ऑफ द डैफोडिल्स फ्लैश इन हिज माइंड, तो उस जब वो विचारफुल होकर कहां बैठे थे, सोफे पर बैठे थे ना, जब अपने सारी चिंताएं भूल गए थे, है ना, जब वो घर गए, घर जाकर के जैसे उन्होंने सोने का प्रयास किया रात में, वो तो जैसे ही वो सोने का उन्होंने प्रयास किया, तो उस जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की, तो ये जो डैफोडिल्स का जो नजारा था वो उनकी आंखों में टिमटिमाने लगा, है ना, फ्लैश करने लगा उनके माइंड में, उन्होंने बताया था। तो इससे हमें पता चलता है कि सिर्फ जब वो डैफोडिल्स को देख रहे थे वो तभी उससे प्रभावित नहीं थे, बल्कि घर जाने के बाद भी काफी लंबे समय तक वो इसकी एक्सपीरियंस ऑफ वेल्थ से प्रभावित रहे, आगे चलकर भी, है ना। ये देखिए यहां पर जब उन्होंने थॉटफुल मूड में वो सोच बैठे तो इमेज ऑफ द डैफोडिल्स फ्लैश इन हिज माइंड, दिस टेल अस, ये बात अर्थात ये वाक्य हमको बताता है कि सो ऑफ द डैफोडिल्स हैज हैड अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन द पोइट। क्लियर है, ठीक है ना। पूरा हिंदी में भी नीचे लिखा हुआ है, जो मेरे हिंदी प्रेमी छात्र हैं वो इसको पढ़ करके आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, व्हेन डज द पोएट रिमेंबर द डैफोडिल्स हाउ डज ही फील, जब भी कवि को डैफोडिल्स की याद आती है तो वो अपने आप में कैसा महसूस करते हैं। आंसर हो जाएगा, द पोएट ऑफन रिमेंबर द डैफोडिल्स व्हेन ही रेस्ट ऑन हिज कोच इन द डीप एंड पेंसिव मूड। एक मिनट पेन लेते हैं दोस्तों, प्रोसेस, ओहो आगे बढ़ गए, ओके ठीक है। When does the poet remember the daffodils, जब उनको डैफोडिल्स की याद आती है तो वो कैसा महसूस करते हैं। The poet often remember, जब वो इसको याद करते हैं तो डैफोडिल्स when he rest on his couch in the deep and pensive mood, जब वो उनको डैफोडिल्स को याद करते हैं और जब वो आराम करने के लिए जाते हैं घर पर, है ना, और जब वो चिंतित मूड में होते हैं तो डैफोडिल्स को याद करके और वो एक शांति, अपने आप में प्लेजर फील करते हैं, प्लेजर फील करते हैं। देखिए, है ना, डैफोडिल्स की याद उसके दिल को खुशी से भर देती है ना। पोइम में हमने लास्ट वाले में पढ़ा था ना कि जब वो घर जाते हैं, घर जाने के बाद में वो चिंतित तो रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनको डैफोडिल्स की याद आती है वैसे ही उनका मन खुशी से नाचने लगता है। पढ़ा था ना ये वाला वाक्य। तो दोस्तों यही है, देखिए कि द पोइट ऑफन रिमेंबर, पोइट ऑफन रिमेंबर, जब उनको वो याद करते हैं तो जब वह गहरे और चिंतित मूड में अपने सोफे पर आराम करता है, कौन, कवि, तो डैफोडिल्स की याद आती है उनको, वो उसको, उनके मन को खुशी से भर देती है। आई होप पांचों क्वेश्चन दोस्तों आपको क्लियर होंगे। 6th क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करवा रहा हूं मैं ये। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर सकते, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा मेरे दोस्तों। मैंने आप लोगों को बस एक रास्ता बता दिया है कि किस प्रकार से अब इसको इजी करना है। जो इसकी मेन जड़ थी ना, क्या, पोइम को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और उस पोइम के सहारे से किस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर करना है मैं यहां पर ये बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये 6 क्वेश्चन मात्र हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारा ये एमसीक्यूज क्वेश्चन का आ जाएगा, है ना, इसको हम भी, इनको भी डिस्कस करेंगे क्योंकि मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी यूनिवर्सिटियां उनको सिर्फ ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में उनसे जो है एग्जाम लेती है ना, बेसिस का फाउंडेशन में हिंदी और इंग्लिश को अधिकतम यूनिवर्सिटियां ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में पूछती है, एमसीक्यू में पूछती है। तो उन दोस्तों के लिए, और जिन दोस्तों को सब्जेक्टिव फॉर्मेट में पूछती है उनको प्रॉब्लम ही नहीं, मैं कर रहा हूं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द मूड ऑफ पोएट चेंज इन द पोएम डैफोडिल्स। तो क्या कहा उन्होंने कि इस पोएम ने, फिर से बता रहा हूं मैं, हाउ डज द मूड ऑफ पोएट, कवि का जो मूड था कैसे चेंज हुआ इस डैफोडिल्स से। डैफोडिल्स कविता में कवि का मूड कैसे बदलता है। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, पोएट डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज अ लोनली क्लाउड, कवि अपने आप को एक अकेले बादल की तरह महसूस करते हैं, जो जो फ्लोट ओवर द हिल्स एंड वैली, जो कि
जो कि पहाड़ और घाटियों पर जिस प्रकार से बादल अकेले अकेले घूमता रहता है, उसी प्रकार से वो भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। यहां पर दैट को मैंने हाईलाइट क्यों किया दोस्तों? दैट का मतलब आपने अधिकतर देखा होगा की, का वगैरह सब कुछ ना, दैट है ना, यह है। तो दोस्तों यहां पर इसका अर्थ देखिए जो लिया गया है, ठीक है ना, जो। क्लियर है? तो दैट जो फ्लोट्स ओवर, तैरते रहना, फ्लोट ओवर द हिल्स एंड वैली, जो कि पहाड़ और घाटियों के ऊपर जिस प्रकार से अकेले बादल तैरते रहते हैं, उसी तरह से कभी भी यहां पर अकेले अकेले घूम रहे थे, ठीक है ना। दस क्रिएटिंग अ मेलैंकोलिक फीलिंग। ये मेलैंकोलिक फीलिंग इसका मतलब क्या हो दोस्तों? उदासी की भावना, है ना। अब देखिए इस वर्ड को यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। मेलैंकोलिक लिखा हुआ, मेलैंकोलिक फीलिंग है, कोई इसको मेलकोनिक फीलिंग भी बोलते हैं, है ना। जैसा कि मे भी अधिकतम मैं इसको मेलकोनिक फीलिंग ही बोलता हूं, तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कोई इसको एन को साइलेंट कर देते हैं, कोई नहीं करते हैं। ये अपनी मर्जी के ऊपर, किसी को हम गलत नहीं कह सकते। जैसा आपको उचित लगे वैसे आप पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो मेलकोनिक फीलिंग के साथ में वो पहाड़ उस पर झील के ऊपर, झील के किनारे पर टहल रहे थे, एक बादलों की तरह, एक जो है अकेलेपन की भावना को लिए हुए, जिससे उनका मन उदास था, एक तरह से मान सकते हैं। तो दिस फीलिंग सून गिव्स बैक टू वन ऑफ जॉय इन द प्रेजेंस ऑफ रो ऑफ डैफोडिल्स। तो हालांकि इनकी उदासी वाली भावना बहुत जल्दी खत्म हो गई जैसे ही उन्होंने डैफोडिल्स की पंक्तियों को देखा। देखते ही उनकी सारी उदासी और सारा जो एकांकीपन था, अकेलापन था, वो अपने आप दूर हो गया। द पोइट हु इज लवर द नेचर, जो कि प्रकृति का प्रेमी था, ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ वर्ल्ड ऑफ लोनलाइनेस, है ना, लोनलाइनेस, जो उनका अकेलापन था वो समाप्त हो गया। क्लियर है? वन ऑफ द लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस, एक लंबे समय के लिए वो खुशी से भर चुके थे। द साइट ऑफ दीज गोल्डन येलो फ्लावर्स दैट द प्रोवाइड मच कंफर्ट हिम लोनली हार्ट। तो कुल मिलाकर के उनका जो अकेलापन था वो इन फ्लावर्स को देखने से उनका पूरा अकेलापन भर गया और उनका मन खुशी से द्रवित हो गया, खुशी से नाचने लगा। ये सारी कहानी दोस्तों इसके अंतर्गत लिखी। क्लियर है? अब दोस्तों बताइए मुझे इनमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो आपको परेशान कर सकता है? नहीं आएगी प्रॉब्लम आपको, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस पार्ट को अगर आप कंटिन्यू रखेंगे ना तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना दोस्तों। थोड़ा सा स्टार्ट आगे कंटिन्यू करने से पहले इसका एक बार क्लास का टाइम चेक कर लेते हैं, क्योंकि फाउंडेशन की क्लास से ज्यादा लंबी नहीं ले सकते, इसको ज्यादा लंबा नहीं ले सकते फाउंडेशन क्लास, क्योंकि यहाँ पर एक मेंटलिटी रहती है हमारी 15-20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा। आधे घंटे से ज्यादा लंबी क्लास फाउंडेशन में नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं तो स्टूडेंट्स बोर होने लगते हैं। ओके, अभी तक दोस्तों 32 मिनट क्लास हो चुकी है, 32 मिनट क्लास हो चुकी है। तो अब मैं चाहूंगा दोस्तों कि इसके सेकंड पार्ट में हम जो है अब इसकी ये वाला पार्ट कंप्लीट करें, एमसीक्यू वाला। मुझे बताइएगा दोस्तों सेशन कैसा चल रहा है, कैसा, क्या आपके लिए हेल्पफुल है? अगर हेल्पफुल होगा तो ही हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है ना। जिस तरीके से मैं आप देखिए, यकीन मानिएगा यूट्यूब पे मैंने सर्च किया है, इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन आपको YouTube पर फाउंडेशन कोर्स के लिए कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा, कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा। और जैसे मैंने प्रारंभ में बोला था कि कॉलेज में आपको इसी प्रकार से समझाया जाता है, मैंने कॉलेज में पढ़ाया है ना। तो कॉलेज में किस प्रकार से पढ़ाया जाता है ना, किस प्रकार से उसको एक्सप्लेन किया जाता है, वही सेम टू सेम चीज मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब पे लाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। लेकिन इस यहाँ पर ही मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग इसमें रुचि रखते हैं तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा और एज इट इज कंटिन्यू चलता रहेगा। बस यहाँ पर टाइम की एक इशू रहेगा, है ना। जिन स्टूडेंट्स को शॉर्ट वीडियो देखने में ज्यादा आनंद आता है ना, उनको थोड़ी सी इस सेशन में प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन जो विस्तार में विश्वास रखते हैं, फुल डिटेल में विश्वास रखते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे बताइएगा दोस्तों सेशन कैसा चल रहा है, क्या आप लोगों के लिए बाकायदा हेल्पफुल है, क्या जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्या ये ही तरीका बेहतर है या फिर इसमें कुछ और चेंजेस करना चाहिए? मुझे बिल्कुल अपनी एडवाइस दीजिएगा, ठीक है ना। मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, और इसका अगले पार्ट में दोस्तों डैफोडिल्स वाली ही अगली कहानी में हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देखिए क्वेश्चन जो है आपको लिए ये 21 क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। 21 क्वेश्चन में पूरे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।